एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उन सभी सरल रेखाओं के लिए जो मूल बिंदु से इकाई दूरी पर है उनका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन किसका ज्ञात करना है? सरल रेखा का। लेकिन और वो सरल रेखा क्या होती है? मूल बिंदु से इकाई दूरी पे होती है। तो मूल बिंदु से इकाई दूरी पर जितनी भी सरल रेखाएं होती है उन सबका इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक्स एक्स और वाई एक्स का एक ग्राफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम वो इक्वेशन बनाएंगे, तो वो इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन हमने बना दी, यानी कि वो लाइन है, वो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ये लाइन क्या है? मूल बिंदु से इकाई दूरी पर यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया ए, और इस पॉइंट के निर्देशांक हमने क्या लिया? x1 और y1। ये यहाँ से इकाई दूरी है ए, 1 दूरी पे है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये लाइन इस साइड में, जरूरी नहीं है ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी तो दूरी 1 हो गई। तो ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, फिर ये लाइन थोड़ी सी ऐसे भी हो सकती है क्योंकि यहाँ से भी दूरी 1 हो जाएगी, और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी दूरी 1 हो जाएगी। तो ऐसी इनफाइनाइट लाइन्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सब का इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो आप देख सकते हो कि ये सभी लाइन क्या आ रही है? इकाई दूरी पे है, यानी कि सब क्या है? इकाई दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे, इकाई दूरी का एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल क्यों बनाएंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने इकाई दूरी पे एक सर्किल बना लिया। ये सर्किल मैंने इसलिए बनाया है कि ये जो लाइन है ये हमेशा इस पे होगी। यहाँ पे यदि इस साइड में लाइन होगी तो क्या होगी? इसको स्पर्श करते हुए जाएगी, क्योंकि तभी तो यहाँ पे इकाई दूरी पे बनेगी। यहाँ पे इकाई दूरी पे बनने के लिए क्या जरूरी है? इस सर्कल को स्पर्श करना जरूरी है। यदि इस साइड में बनेगी इकाई दूरी पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सर्कल को स्पर्श करेगी। तो हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस पे स्पर्श करना ही पड़ेगा उसको, तभी ये इससे इकाई दूरी पे आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो ये इकाई त्रिज्या वाला, जो इकाई त्रिज्या वाला वर्त है इसको स्पर्श करती है, हमें वो लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो हम सबसे पहले ये जो सर्किल है, ये जो वर्त है, उसका इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो आप देख सकते हो ये मूल बिंदु से जा रहा है और इसकी त्रिज्या क्या है? 1 है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ये होगा। ये तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्त का इक्वेशन हो गया। ये जो वर्त का इक्वेशन है इसको स्पर्श करने वाली रेखा का इक्वेशन क्या होगा? तो वो होगा इस तरह से, x1 प्लस y1 इक्वल टू 1। ये कैसे आया? तो ये ज्ञात करने का 2 तरीका, एक तो शॉर्ट मेथड है, वो शॉर्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। वर्त का इक्वेशन हमारे पास क्या है? x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू 1। और हमें क्या करना है? इस पर एक स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ऐसे ज्ञात करते हैं हम, x और x के साथ में एक कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर लिखते हैं y, और y के साथ में भी एक y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और फिर ये पे जो भी कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे वो लिखेंगे जो स्पर्श रेखा होगी ना, वो स्पर्श रेखा किस बिंदु पे स्पर्श करेगी? तो वो रेखा इस बिंदु पर स्पर्श करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा बिंदु? ए बिंदु। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे निर्देशांक क्या है? x1 y1। तो x का तो यहाँ पे आएगा x के साथ में, y का आएगा y के साथ में। ये तरीका होता है शॉर्ट मेथड। ये तो है शॉर्ट मेथड इसका ज्ञात करने का। इस तरह से हमने इसका इक्वेशन ज्ञात कर लिया। ये किसका इक्वेशन है? ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये इस तरह से, y इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है। अब यहाँ पे देखो m भी नहीं है और c भी नहीं है, तो m कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिलेगा dy/dx, इससे आपको m मिलेगा। और ये किस पॉइंट पे चाहिए आपको? इस पॉइंट पे। वैसे ये तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, सभी जगहों पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आपको केवल dy/dx ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप dy/dx ज्ञात कर सकते हो। और c कैसे ज्ञात करोगे? तो c ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे y के स्थान पे ये पॉइंट रख देना, यहाँ पे y1 लिख देना, और m के स्थान पे dy/dx रख देना, और dy/dx का मान आएगा जो भी आएगा उसके साथ में ये पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको x1 y1, और x के स्थान पे x1 लिख दोगे प्लस c। तो यहाँ से c का मान आपको मिल जाएगा, और c का मान मिलने के बाद आप यहाँ पे पुट कर देना, m का मान dy/dx पुट कर देना, फिर आपको इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह की। तो यहाँ पे ये तो काफ़ी लंबा मेथड था, ये शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें आप देखोगे यहाँ पे क्या है? x1 है, यहाँ पे क्या है? y1 है। तो यहाँ पे ये 2 पैरामीटर आपके पास, तो इसका अवकलन कितनी बार करेंगे हम? 2 बार करेंगे। लेकिन ये तो गलत है, इसका अवकलन तो हम एक ही बार करेंगे। एक बार क्यों करेंगे इसका अवकलन? तो इसका रीजन यहाँ पे क्या है? ये जो x1 है और y1 है ये दोनों अलग अलग नहीं है। अलग अलग क्यों नहीं है? इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x1 और y1 में रिलेशन है यहाँ पे इस तरह से, ये रिलेशन है, इसकी वजह से ये क्या है? एक ही बन जाएगा। कैसे बनेगा आप देख सकते हो। रिलेशन क्या है? ये वर्त है और ये वर्त पर एक बिंदु है,
और ये बिंदु क्या है, x1 और y1 है। तो ये वर्त की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो वर्त की इक्वेशन है ये, तो यहाँ पे मैं x1 y1 रख सकता हूँ। तो x1 रखेंगे तो x1 की पावर 2, y1 रखेंगे तो y1 की पावर 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो x1 और y1 मिल चुका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y1 की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। y1 क्या आएगा, y1 इक्वल टू रूट में 1 माइनस x1 की पावर 2। ये हो जाएगा। यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया y1 का मान, और y1 का मान मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो y1 का मान यहाँ पे रखूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, आप देख सकते हो। और इस इक्वेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या x1, यहाँ पे क्या x1 की पावर 2। तो यहाँ पे सवेज अचर कितने हैं, सवेज अचर एक ही है, कौन सा, x1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी इस तरह से सवेज अचर में रिलेशन आ जाता है तो हम उन दोनों को क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे पास एक ही हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे। यहाँ पे कैसे पता चला हमें, इससे पता चला है, क्योंकि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक ही है, क्योंकि x1 है तो x1 ही होता है, कितनी बार लिखा हो x1 ही रहेगा। तो इसलिए हम इसका एक ही बार अवकलन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो इसका अवकलन करते हैं हम यहाँ पे, तो इसका अवकलन करेंगे हमें, तो ये इक्वेशन मिलेगी। आप देख सकते हो मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब यहाँ से हम dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। तो dy/dx ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे dy/dx आ गया हमारे पास ये। अब हमने इसका अवकलन तो कर दिया। अवकलन करने के बाद क्या करेंगे, ये जो सवेज अचर है यहाँ पे x1 और y1, इसको यहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तरीका यूज में लेंगे। हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन उनको यूज में लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको दिख रहा नहीं है कि x1 और y1 का मान कहाँ से रखोगे आप। यहाँ से x1 y1 ज्ञात ही नहीं कर सकते आप, और इसको सोल्व करने पर तो यही मिलता है। तो इसको कैसे सोल्व करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये इक्वेशन है। यहाँ पे देखो x1 दिख रहा है मुझे, x1 भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे केवल x1 दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको x से गुणा कर दूंगा इस इक्वेशन को। तो x से गुणा करूँगा तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब मैंने x से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो x और x1 दोनों गुणा हो रखे, तो यहाँ पे भी x और x1 दोनों गुणा हो गए। फिर यहाँ पे आप देखो कि ये तो पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस पॉजिटिव बनाऊंगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको माइनस से गुणा कर दूंगा, तो ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो मैं इसको माइनस से गुणा कर देता हूँ, तो माइनस x dy/dx हो जाएगा। और इस साइड में क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1/y1, ये इस तरह से हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे y/1 ये भी बनाना पड़ेगा हमें। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे y1, यहाँ पे देखो यदि मैं इसके अंदर y जोड़ देता हूँ, तो y जोड़ने के बाद लघुत्तम लूंगा तो यहाँ पे y/1 बन जाएगा। तो इसके अंदर हमें y ऐड करना पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, y ऐड कर दूंगा। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त कर ली। अब ये जो इक्वेशन है इसका हम लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम लेके इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसका लघुत्तम लेता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो इसका लघुत्तम लेने के बाद मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आप सोच रहे हो कि ये तो मैंने कुछ अलग ही कर दिया यहाँ पे, तो मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हम इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस का x dy/dx, और इस साइड में क्या आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो y/1 प्लस x(x1) और डिवाइड बाई y1, यही तो आएगा। तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने पावर 2 कर दी, तो यहाँ पे सभी जगहों पे पावर 2 की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पावर 2 क्यों की है, तो मुझे आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे की है। आप बाद में भी कर सकते हो, मैंने पहले कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि अभी कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो आप देख सकते हो ये तो यहाँ पे सेम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो y/1 x(x1), इसका मान तो मैं यहाँ पे देखो y/1 x(x1), इसका मान तो 1 है। तो इसके स्थान पे मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया मैंने इस तरह से। अब 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, y1 आएगा। लेकिन y1 की पावर 2 हो गई, क्यों, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 कर दी, तो सबकी पावर 2 कर दी, इसलिए मैंने यहाँ पे y1 की पावर 2 की है। इसका क्या फायदा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो y1 का मान यहाँ से मैं पुट कर सकता, यहाँ पे देखो y1 की पावर क्या है, 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे y1 की पावर 2 बनाने के लिए इसको क्या किया, सभी जगहों पे वर्क कर दिया इसका। तो हमारे पास ये इक्वेशन अभी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 1 है, तो 1 के स्थान पे ये 1 है, तो इसकी वैल्यू में यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ, x की पावर 2 y की पावर 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो आप देख सकते हो ये जो पूरा फंक्शन था ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, और ये लास्ट वाला फंक्शन था, इसको मैंने इस तरह से कर दिया। x के स्थान पे हमने ये 1 के स्थान पे हमने क्या कर दिया, x1 की पावर 2 प्लस y1 की पावर 2, इस तरह से पुट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो y2 है, ये y1 की पावर 2 है, तो हम इसका भाग दे देंगे इसके अंदर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि देखो y के अंदर भाग देंगे तो y में तो y का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 आ गया। और x में y का भाग देंगे तो क्या होगा, x1/y1, तो x1/y1, और इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो मैंने एक साथ में लिख दिया यहाँ पे पावर 2। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गई हमारे पास यहाँ पे।
अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये है x1 अपॉन y1, इसका मान हम यहाँ पे रख सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे x1 अपॉन y1 है तो यहाँ पे भी x1 अपॉन y1 है, तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा तो मैं ये इक्वेशन मिलेगी इस तरह से। तो आप देख सकते हो मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया। अब मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ, ये इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसका मतलब मीनिंग यही है क्योंकि इसके बराबर में चल रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि हमें ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान हमें क्या मिल रहा है ये, तो ये क्या हो गया, इसका अवकल समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम इसका अवकल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और आपने देखा यहाँ पे कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हमने किस तरह से ज्ञात किया, ये क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे कभी स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सर्किल बनाना था और इस तरह से इक्वेशन प्राप्त करना था, ये इक्वेशन। और इसका अवकलन हमें कितनी बार, 1 बार करना था, एक ही बार अवकलन करना था। कैसे पता चला, हमने अभी करके दिखाया था आपको यहाँ पे कि ये दोनों यहाँ पे x1 और y1 ये दोनों तो यहाँ पे रिलेशन में है, एक रिलेटेड है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और हमने यहाँ पे x1 और y1 ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट तरीका नहीं था यहाँ पे x1 और y1 का मान रखने का, तो हमने इस तरह से किया। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि हमने ऐसा कैसे किया तो आपको मैं एक दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ। यहाँ पे x1 का मान रखना है आपको, तो x1 का मान कहाँ से रखोगे आप, यहाँ से x1 का मान रखोगे तो फिर यहाँ पे y1 का मान कहाँ से आएगा, तो y1 का मान आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, x1 की पावर 2 प्लस y1 की पावर 2 इक्वल टू यहाँ 1। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को यूज में लेके आप x1 और y1 प्राप्त कर सकते हो और x1 y1 का मान आप यहाँ पे रख सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास जिसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, x1 और y1 मिल रहा है आपको। और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है x1 की पावर 2 y1 की पावर 2 इक्वल टू 1। ये कहाँ से है, ये वर्त का इक्वेशन है। यहाँ पे वर्त का इक्वेशन में पॉइंट ए को रखेंगे हम, तो पॉइंट ए को रखने से ये मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ से x1 और y1 आप प्राप्त कर सकते हो और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो, ये आपके पास दूसरा आइडिया है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बताया वो तो आपको समझ में आ गया, एक बार आप ऐसे भी करके देखना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको यूज में लेना और इस इक्वेशन को यूज में लेना, x1 y1 दोनों ज्ञात करना और यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आएगा।